हे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी और भी मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से क्रिश जो तुरंत ही ध्रुव के ऑर्डर को मानते हुए इशिका की तरफ निकल जाता है, और साथ ही ध्रुव ने ऑर्डर दिया था कि उस रास्ते के पूरे रूट पर उनके अपने आदमी होने चाहिए, ताकि ध्रुव को पल पल की अपडेट्स मिलती रहे। वो किसी भी हालत में इशिका के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। न जाने क्यों, लेकिन इशिका उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी थी, और इवन इशिका की सेफ्टी उनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती थी। वो खुद तो इशिका से मिलने नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर वो खुद इशिका से मिलने जाते तो भला उनका दिमाग फिर से काम करना बंद कर जाता। और इसीलिए वो अपनी जगह पर क्रिश को वहां पर भेजते हैं, ताकि वो इशिका की अच्छे से अपडेट ध्रुव को दे पाए। ध्रुव के ऑर्डर के हिसाब से क्रिश पूरी तरह से बॉडीगार्ड्स को उस रूट पर तैनात रखता है, और साथ ही वो खुद आस्था जी के घर पहुंच जाता है। आस्था जी के घर पहुंचने में उसे लगभग 3 से 4 घंटे लगे थे, क्योंकि वो लोग काफी आउट एरिया में रहा करते थे। जैसे ही क्रिश उनके घर के बाहर पहुंचता है, वो लगातार बेल बजाना स्टार्ट कर देता है। अंदर से जब कोई आवाज नहीं आती तो वो फिर से लगातार बेल पर बेल बजाने लगता है, जिससे आस्था जी और इशिका जो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। आस्था जी नहीं चाहती थी कि वो इशिका को छोड़कर जाएं, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को दरवाजा खोलने के लिए कहती हैं कि तभी उनकी माँ जो बाहर आते हुए कहती हैं, आ रही हूँ, कौन है। और ये बोलकर वो जैसे ही बाहर का दरवाजा खोलती, क्रिश जो कम से कम 3 से 4 बॉडीगार्ड के साथ वहां खड़ा था। क्रिश ये बात भूल चुका था ध्रुव के साथ रहते रहते कि इस तरह से बॉडीगार्ड्स को लेकर घूमना कोई नॉर्मल बात नहीं है। जब भी कोई शख्स अपने आसपास 3 से 4 बॉडीगार्ड्स को रखता है, और वो भी सारे बॉडीगार्ड्स जो काफी हट्टे कट्टे और साथ ही अपने हाथों में बड़े बड़े रिवॉल्वर्स लिए हैं, तो और ज्यादा लोग घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से तुरंत ही आस्था जी की मॉम दरवाजा बंद करते हुए जोर से चिल्लाती हैं, अरे गुंडे आ गए यहाँ पर, बचाओ। और ये बोलकर वो एकदम से घबराते हुए कहती हैं, पुलिस को फोन करो, जल्दी पुलिस को फोन करो। आस्था जी जो अपनी मॉम की आवाज सुनकर वो भी बाहर आते हुए कहती हैं, क्या हुआ, कौन थे लोग। कि तभी आस्था जी की मॉम उनसे बताती हैं, अरे कोई गुंडे हैं, बड़े बड़े हाथों हाथों में बड़े बड़े बंदूक लेकर के घूम रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है बेटा, तुम लोग जाकर छुप जाओ, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। आस्था जी एकदम से घबरा गई थी। उन्हें लगा था कि कहीं श्रीकांत के आदमी तो नहीं आ गए, जिसकी वजह से वो तुरंत ही इशिका के पास जाकर उसे जोर से गले लगा लेती हैं। वहीं क्रिश जो फिर से बेल बजाने लगता है, उसे तो समझ ही नहीं आया था कि आखिर उसे देखकर वो लोग इतना डर क्यों गए। कि तभी जैसे ही क्रिश पीछे मुड़कर देखता है, वो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड जो काले कपड़ों में और साथ ही काले मास्क में थे, जिसकी वजह से शायद वो औरत डर गई होंगी। क्रिश जो उन लोगों को डांट लगाते हुए कहते हैं, तुम लोगों को डराने में इतना मजा क्यों आता है, भूतों से ट्रेनिंग लेकर आए हो क्या। एक काम करो, तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोग की वजह से शायद ये मेरा प्लान खराब कर दिया, जाओ यहाँ से। और फिर वो बेल बजाता है, लेकिन फिर दरवाजा कोई नहीं खोलता। क्रिश जब देखता है कि दरवाजा कोई नहीं खोल रहा, तो उसे मजबूरन अपने हाथों के रिवॉल्वर से उस दरवाजे के लॉक पर मारना पड़ता है, जिससे वो लॉक एकदम से छेद हो जाता है और उस दरवाजे को पूरी तरह से अनलॉक कर देता है। क्रिश जो अपने पैर से उस दरवाजे पर जोर से मारता है, तो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। वहीं अंदर का माहौल जो एकदम से डर से भर चुका था, और जैसे ही बंदूक की आवाज आती है, आस्था जी और ज्यादा घबरा जाती हैं, और उन्हें तो सबसे ज्यादा डर अपनी बच्ची इशिका के लिए लग रहा था। वहीं इशिका जो एकदम से रोते हुए अपने आप को कस की गले लगा लेती है, और वो बस बार बार फोन की तरफ देखने लगती है। वो चाहती थी कि बस वो एक बार फोन पर ध्रुव से बात कर ले। उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो तुरंत ही अपने फोन का स्विच ऑन करने लगती है। कि तभी बाहर से क्रिश जो अंदर आते हुए कहता है, आप लोग झूठ में घबरा रहे हैं। कि तभी आस्था जी की मॉम जो अपने हाथ में एक वास लेते हुए कहती हैं, मैं मार दूंगी। आस्था बेटा, तुम अंदर जाओ। अच्छा हुआ मेरे बाबूजी ने मुझे कराटे सिखाया था, मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगी, भले ही 6 फुट 2 इंच का है तो क्या हो गया, मैं इसका बाल नोच लूंगी। कि तभी क्रिश उनको देखते हुए कहता है, अरे बूढ़ी आंटी, आप झूठ में परेशान हो रही हैं, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं तो बस इशिका से मिलना चाहता था। कि तभी आस्था जी क्रिश को देखते हुए कहती हैं, हम तुम्हें नहीं जानते, कौन हो तुम, और इशिका का पता तुम्हें कैसे चला। क्रिश जो कहता है, अरे मैं चाहूँ तो किसी का भी पता लगा सकता हूँ। अब वैसे मैं एक्चुअली वैसे तो बेसिकली
कि तभी ये सारी बकवास वो कर ही रहा था कि तभी इशिका भी बाहर आ जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आस्था जी के मॉम डैड को कोई भी प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से वो खुद ही क्रिश के सामने आते हुए कहती है, मुझे ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और हाँ आस्था आंटी, और ये बोलकर वो अपनी आस्था आंटी को गले लगाते हुए कहती है, मैंने आपको बहुत गलत समझा, हो सकेगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमेशा से आपको सिर्फ ताने पे ताने दिए जा रही हूँ, हमेशा आपको टॉन्ट करती रहती थी, हमेशा आपको हर्ट करने की कोशिश की, लेकिन आई एम रियली सॉरी। आस्था आंटी जो उससे कहती हैं, इसमें सॉरी करने वाली कोई बात नहीं है। कि तभी क्रिश जो इन सारी मोमेंट को समझ नहीं पाता और उसी रिवॉल्वर से अपने दिमाग पर थोड़ा खुजली करते हुए कहता है, एक मिनट, अगर मुझे कन्फ्यूजन क्लियर करने का मौका मिले तो प्लीज़। कि तभी इशिका जो क्रिश की तरफ देखते हुए कहती है, आपको कोई कन्फ्यूजन क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही हूँ इशिका। जैसे ही क्रिश ये सुनता है वो कहता है, अरे मैं जानता हूँ आपको। और ये बोलकर वो एकदम से उनके सामने आकर झुक जाता है और कहता है, ये मेरी तरफ से आपके लिए मिठाई। अब फर्स्ट टाइम आपसे मिलने आ रहा हूँ, ऐसे खाली हाथ आऊँगा तो फिर आप सर को बता देंगी, फिर वो मेरी धुलाई करेंगे। क्रिश को इतना नॉर्मल देखकर सारे लोग के होश उड़ जाते हैं। आस्था जी के डैड जो अपने हाथों में बैट लेकर आ रहे थे ताकि वो गुंडों का सामना कर पाए, वो जैसे ही क्रिश पर अपने बैट को उठाकर मारने जाते कि तभी क्रिश उनके हाथ से वो बैट पकड़ते हुए कहता, क्या कर रहे हैं अंकल जी, मार क्यों रहे, मैंने क्या कर दिया। कि तभी आस्था जी की मॉम जो उनसे कहती हैं, तुम्हारे साथ वो जो पीछे मुस्तंडे थे वो कहाँ गए। क्रिश जो कहता है, वो किसकी बात कर रही है, अच्छा वो तो बस मेरे बॉडीगार्ड्स, नहीं मेरे नहीं, मतलब ध्रुव सर। उसने इतना बोला ही था कि उसे याद आता है कि इशिका को कुछ भी बताना मना है। उसने इतना बोला ही था कि उसे याद आता है कि ध्रुव सर ने उसे ऑलरेडी मना किया है कि इशिका को इस बारे में कुछ न बताएं कि क्रिश उनका आदमी है। वो जैसे ही ध्रुव का नाम लिया ही था कि इशिका एकदम से उसकी तरफ घूमकर देखती और कहती है, आप ध्रुव को जानते हैं, ध्रुव सर को जानते हैं आप। क्रिश जो कहता है, हाँ नहीं, मैं नहीं जानता, मैं तो बस तुम छोड़ो ये सब, आई मीन आप छोड़िए ये सब, ये लीजिए ना आप अपने हाथ से स्वीट तो पकड़ लीजिए प्लीज़। इशिका को समझ नहीं आ रहा था क्रिश की हरकतें और वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव भी कर रहा था। वहीं इशिका जो कहती है, देखिए मैं आपको नहीं जानती और मैं ये मिठाई नहीं ले सकती, आप प्लीज़ बताएंगे आप यहाँ पर क्यों आए हैं। क्रिश जो कहता है, मैं आपकी रखवाली के लिए आया हूँ। आप समझ सकते हैं कि जैसे हनुमान जी आए थे सीता माता की रक्षा करने, बिल्कुल वैसे ही। जैसे इशिका ये सुनती है तो वो कहती है, मैं समझी नहीं, आप मुझे जानते हैं। क्रिश जो कहता है, अरे ऑब्वियसली जानता हूँ, अब आपके बारे में कैसे नहीं जानूंगा, भाभी नहीं, भाभी तो नहीं बोल सकता। क्रिश इशिका से आगे कहता है, वैसे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं तो बस आप लोगों से मिलना चाहता था, स्पेशली आपसे मिलना चाहता था, आप ठीक तो है ना। इशिका जो कहती हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। क्रिश जो आस्था जी से परमिशन लेते हुए कहता है, मैं सिर्फ 5 मिनट इशिका मैम से पर्सनली बात कर सकता हूँ प्लीज़। आस्था जी जो उससे कहती है, नहीं मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकती, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। कि तभी इशिका को कुछ समझ आता है और वो कहती है, आप किसके आदमी हैं। इशिका की बात सुनकर क्रिश थोड़ा घबराते हुए कहता है, मैं तो किसी का आदमी नहीं हूँ, बस आप थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर सकता हूँ प्लीज़ मैम। इशिका क्रिश तो बस थोड़ा देर पर्सनली इशिका से बात करना चाहते थे, क्योंकि क्रिश तो बस चाहते थे कि वो थोड़ी सी आवाज़ ध्रुव को भी इशिका की सुना दें। इशिका जैसे ही क्रिश के मुंह से ध्रुव सुनी थी तभी से उसे थोड़ा बहुत तो शक होने लगा था क्रिश पर, जिसकी वजह से वो भी आस्था जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ आंटी मुझे बात कर लेने दीजिए, ये मुझे मेरे लिए डेंजरस नहीं लग रहा है प्लीज़। कि तभी उनकी रिक्वेस्ट सुनकर आस्था जी कहती हैं, सिर्फ तुम्हारे कहने पर, लेकिन 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकती मैं। क्रिश जो कहता है, हाँ बस 2 से 3 मिनट में किसी के दिल को सुकून मिल जाएगा, बस हो जाएगा इतने में सारा काम। क्रिश जो ये बोलता है तो सारे लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। क्रिश जो अपने सर पर ही थोड़ा सहलाते हुए कहता है, तो हम जाएं, अब चलिए मैम
और ये बोलकर वो उसके साथ एक रूम में आ जाता है। इशिका जो जैसे क्रिश को रूम में आते हुए देखती है, वो तुरंत ही उससे पूछती है, आप ध्रुव सर को जानते हैं ना? आप प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलेगा। ये क्रिश दूसरी तरफ अपना चेहरा करते हुए तुरंत ही ध्रुव को कॉल लगा देता है और वो सोचता है कि अगर इशिका की आवाज़ ध्रुव सर सुन लेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। वहीं इशिका जो क्रिश से पूछती है, आप कि तभी क्रिश उसे रोकते हुए बीच में ही पूछता है, अब वैसे ये बताइए कि क्या आप ठीक हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना मैम? इशिका जो ये क्वेश्चन करते हुए क्रिश को देखती है तो वो थोड़ा चौंकते हुए पूछती है, आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? आपको दिख नहीं रहा कि मैं ठीक ठाक हूँ? वहीं दूसरी तरफ ध्रुव जो म्यूट करके इशिका की आवाज़ सुनने लगे थे। काफ़ी टाइम से इशिका से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया था और साथ ही कल के बाद वो इशिका की आवाज़ सुनना चाहते थे। वो चाहते थे कि इशिका एकदम से ठीक रहे, वरना उनका दिमाग काम नहीं करता। इशिका की आवाज़ सुनकर फाइनली ध्रुव को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। इशिका जो क्रिश से कहती है, मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन आप बताइए ना, आप ध्रुव सर को कि तभी क्रिश इशिका से कहता है, आप क्यों मुझे मरवाने के पीछे पड़ी हैं मैम? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बारे में बात नहीं करते हैं ना? ध्रुव ने क्रिश को पहले से वार्निंग दे रखी थी कि अगर इशिका से उसने ध्रुव के बारे में कोई भी जिक्र किया तो ठीक नहीं होगा। वहीं क्रिश जैसे ही इशिका के मुंह से ये सुनता है और वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तो गया काम से, अब कोई ना बचा पाएगा मुझे। ध्रुव सर तो बहुत पिटाई लगाएंगे। अब एक काम करता हूँ, टॉपिक ही चेंज कर देता हूँ। अब वैसे ये बताइए, आपको खाने में क्या पसंद है? इशिका जो कहती है, मैं यहाँ पर आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रही हूँ और आप है कि ये कैसी बेहूदी सवाल है। आप प्लीज़ मुझसे मुझसे एक बार बात करा दीजिए उनकी। मुझे पता है कि आपको आपको ध्रुव सर के बारे में सब पता है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि आप उन्हें जानते हैं। इशिका की बात सुनकर क्रिश एकदम से फ्रैंक होते हुए कहता है, अरे यार, मैं नहीं जानता किसी ध्रुव, सॉरी सर। और ये बोलकर वो धीरे से अपने फ़ोन को कान में लगाते हुए उन्हें सॉरी करता है। ध्रुव जो अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, एक काम देता हूँ इसे, वो भी बिगाड़ कर चला था स्टूपिड। पता नहीं कहाँ से ऐसा असिस्टेंट मिल गया मुझे। क्रिश इशिका से कहता है, मैम देखिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सेफ हैं। इशिका जो क्रिश से कहती है, नहीं हूँ मैं सेफ, कल से मेरे डैड घर पर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा और उन्होंने मुझे अचानक से मेरे मेंशन से दूर कर दिया, हमारे मेंशन से अलग कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और आप मुझे कैसे जानते हैं, आप ये तो बताइए। क्रिश जो कहता है, आप मेरी होने वाली भाभी, आप मैं क्या बोलूँ? इशिका का क्वेश्चन सुन करके उसका दिमाग काम नहीं करता और उसने गलती से उसे भाभी भी बोल दिया था। इशिका जो कहती है, भाभी? आप कहीं रुआन के भाई तो नहीं है? क्योंकि रुआन काफ़ी टाइम से इशिका से शादी करने की चाहत रखता था और इशिका को भी आस्था से यही पता चलता है कि रुआन के डैड और विक्रम जी में पहले से ही बात हो रखी है कि वो इशिका की शादी रुआन से कराएंगे। जैसे इशिका ये सोचती है कि ये तो रुआन के भाई भी हो सकते हैं, वो एकदम से क्रिश से दूर जाते हुए कहती है, दूर रहिएगा मुझसे। अगर मुझे आप अपने साथ उठाकर ले जाने आए ना तो सोचिएगा भी मत, मैं। और ये बोलकर वो अपने बगल में रखे एक कांच के बोतल को उठाते हुए कहती है, मैं मार दूंगी आपके सर पर, मुझे उठाकर मत ले जाइएगा आप। क्रिश जो कहता है, अरे नहीं 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 मैम, ये क्या बोल रही हैं आप? और ये बोलकर वो उसके सामने झुकते हुए कहता है, आप तो मेरी भाभी समान है, मैं आपको क्यों उठाकर ले जाऊंगा? जैसे तैसे करके क्रिश जो इशिका को शांत करता है और उससे थोड़ी बहुत बातचीत करके वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि वो उसे समझ में आ चुका था कि ज़्यादा देर अब उसका झूठ छुपने वाला नहीं है। वहीं ध्रुव के भी दिल को बहुत सुकून मिलता है इशिका की आवाज़ सुनकर। क्रिश 3 से 4 घंटे बाद ध्रुव के फार्म हाउस पहुंच चुका था। वहीं वो जैसे ही ध्रुव के पास आता है और खुश होते हुए कहता है, सर मैंने बात कर ली इशिका मैम से, वो ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और जैसा जैसा आपने कहा था ना सर, सारे रूट पर मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को एकदम से बिछा दिया है। अगर कोई भी अपडेट आएगा ना तो वो तुरंत ही आपको बताएंगे और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। तो अभी ठीक है ना सर? ध्रुव जो अभी उसकी तरफ अपनी पीठ किए हुए थे, वो घूम कर उसको देखते हैं और कहते हैं, तुमसे एक काम कहा था कि मेरा नाम उसके सामने मत लेना।
क्रिश जो एकदम से अपनी नज़रें नीचे झुकाते हुए धीरे से कहता है, सॉरी सर, वो आपके बिना नाम लिए मैंने कभी अपने बारे में इंट्रोडक्शन तक नहीं दिया किसी को। कई साल हो गए हैं सर, लेकिन आपके नाम के साथ अपना नाम नहीं जोड़ता हूँ ना, तो अच्छा नहीं लगता है। ध्रुव जो उसकी बात को सुनते हुए कहते हैं, तुम पागल हो? क्यों? तुम मेरी बीवी हो। क्रिश जो कहता है, नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ध्रुव जो से कहते हैं, हाँ तो मेरे नाम के बिना तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया जाता तुमसे? बात कर रहे हैं, मेरे नाम के बिना अपना नाम नहीं जोड़ सकते, स्टूपिड कहीं का। क्रिश जो कहता है, सॉरी सर। लेकिन क्रिश जो थोड़ी सी हिम्मत करके पूछने की कोशिश करता है, अब वैसे सर, अगर मैं इशिका मैम को आपका नाम बता देता तो क्या वो आपसे नाराज़ हो जाती? अब कोई प्रॉब्लम हो जाती क्या सर? ध्रुव जो क्रिश को देखते हुए कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि इशिका को पता चले कि मेरा ये सारा भी बिजनेस है। और क्यों आखिर मेरे साथ इतने बॉडीगार्ड्स रहते हैं? अगर वो ये क्वेश्चन करेगी तो मैं क्या बताऊंगा कि मैं बहुत बड़ा वो ये बोलते बोलते एकदम से रुक जाते हैं, क्योंकि ध्रुव खुद को किसी के सामने इस तरह से इंट्रो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ध्रुव किसी के भी सामने अपनी असलियत नहीं लाना चाहते थे। क्रिश जो कहता है, आप इतने बड़े माफिया, ये बात मैम को नहीं पता है? जैसे ही ध्रुव ये क्वेश्चन क्रिश के मुंह से सुनते हैं, उनका मन करता है कि वो एक पंच उसके मुंह पर मार दें। उनको तो वैसे इतना गुस्सा आ रहा था, ऊपर से क्रिश अजीब से अजीब सवाल कर रहा था। ध्रुव जो से गुस्सा करके बोलते हैं, अगर उसे ये बात पता होती कि मैं ये सारा काम करता हूँ और मैं कितना बड़ा गैंगस्टर हूँ तो क्या वो मुझे लाइक करती? ये बात सुनकर क्रिश कहता है, आपने उनसे झूठ क्यों बोला? लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो? ध्रुव जो से कहते हैं, पता चलेगा तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से, और अगर तुम्हारी वजह से उसे कुछ भी पता चला ना क्रिश, तो जान लेना तुम्हें यहीं इसी जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, वो भी जिंदा। क्रिश जो कहता है, नहीं सर, मुझे कोई शौक नहीं है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने का, लेकिन इशिका मैम को आपको बता देना चाहिए सर। बेचारी, उन्हें जब पता चलेगा कि वो किसी प्रोफेसर के साथ नहीं बल्कि आप जैसे गुंडे, मेरा मतलब एक गैंगस्टर के साथ इन्वॉल्व है, तो बेचारी डर जाएंगी ना सर। ध्रुव जो से कहते हैं, वो डर जाएगी, इसी बात का तो मुझे डर है, और मैं नहीं चाहता कि उसे इस बारे में कुछ भी पता चले, और तुम्हारे मुंह से भी नहीं निकलना चाहिए क्रिश। क्रिश जो कहता है, मैं नहीं निकालूंगा सर, एकदम से नहीं, और ये बोलकर वो अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। ध्रुव जो अपने फोरहेड को थोड़ा रब करते हुए कहते हैं, अब इशिका ठीक है, इस बात की खुशी है मुझे, और अगर इशिका ठीक है मतलब श्रीकांत और बिराज के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। अब तुम अपने फोकस सिर्फ और सिर्फ श्रीकांत के लोकेशन को ट्रेस करने में लगा। किसी भी हालत में उसका सिस्टम हैक करो, उसका फ़ोन हैक करो, उसका प्रोग्रामिंग हैक करो, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे श्रीकांत और बिरॉय का लोकेशन चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, और आखिर वो क्या करने वाला है उसकी सारी प्लानिंग मुझे मेरे सामने मिलनी चाहिए। समझ आई बात? क्रिश अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, सर मैं पूरी कोशिश करता हूँ सर, मैं लगता हूँ काम पर, और ये बोलकर वो तुरंत ही काम पर लग जाता है। 2 दिनों बाद हॉस्पिटल में रुआन की हालत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, और आज उसे डॉक्टर डिस्चार्ज भी दे देते हैं। वहीं श्रीकांत और बिरॉय जो खुद ही अपने बेटे को लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रुआन जो अब काफ़ी ठीक ठाक से चलने भी लगा था। श्रीकांत उसे देखकर कहते हैं, मेरा शेर वापस आ गया, और ये बोलकर वो उसे गले लगाते हुए कहते हैं, तुम तैयार हो ना शादी के लिए? रुआन जो कहता है, आपने मेरी इशिका को तैयार किया। श्रीकांत जो उससे कहते हैं, अरे उसकी तैयारी करने की क्या ही ज़रूरत है, उसे तो खींच कर मंडप में बैठा लेंगे। रुआन जो इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, डैड आपकी होने वाली बहू बहुत ज़िद्दी है, ऐसा तो नहीं मानने वाली वो। श्रीकांत उससे कहते हैं, अरे उसके अपनी कमज़ोरी मेरे हाथों कैद कर रखी है मैंने। विक्रम सहगल मेरे काबू में है इस वक्त। श्रीकांत की बात सुनकर रुआन कहता है, हाँ फिर तो वो आराम से मान जाएगी, बेचारी अपने डैड की लाडली जो है। श्रीकांत जो उससे कहते हैं, हाँ डैड की परी अपने डैड को बचाने के लिए देखो क्या क्या करती है। क्रिश और ध्रुव जो अपने सामने रखे बड़े से एक स्क्रीन पर रुआन और उसके डैड श्रीकांत और बिरॉय को घूर घूर कर देखे जा रहे थे। क्रिश जो ध्रुव से कहता है,
सर, अब इसकी एक्चुअल लोकेशन हमें पता चल जाएगी। मैंने इसकी गाड़ी में ट्रैकर लगवा दिया है सर। अब ये जहाँ जहाँ जाएगा इसकी सारी लोकेशन हमें मिलती रहेगी। ध्रुव जो से कहते हैं वेल डन। जो ध्रुव के सामने अपना सर झुका कर कहता है, इसमें सर मुझे वेल डन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कल आपने ये दिमाग ना दिया होता कि मुझे सबसे पहले उनके लोकेशन या उनके फ़ोन को हैक करने की ज़रूरत नहीं, ये दिमाग सर आपने तो दिया था कि मैं झूठ में इतना टाइम क्यों वेस्ट करूं, उसका फ़ोन हैक करके, उसका कंप्यूटर हैक करके और साथ ही उसके लोकेशन को ट्रेस करके। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि रुआन जिस हॉस्पिटल में है बस उस हॉस्पिटल के कैमरे को मैं हैक कर लूँ और बस सर वो हो गया तो बस काम बन गया हमारा। ध्रुव से कहते हैं काम अभी बना नहीं है। वो इशिका के साथ रुआन की शादी कराना चाहते हैं। सुना नहीं तुमने? क्रिश जो कहता है हाँ सर, आखिर रुआन की शादी इशिका मैम से? नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्रुव जो से कहते हैं पागल हो गया तुम, मैं ये होने दूंगा तुम्हें लगता है? सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शादी आज के आज ही होने वाली है। ध्रुव जो क्रिश की बात सुनकर कहते हैं आज शाम तक ये शादी उनके हिसाब से हो जाएगी। क्रिश जो मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन इन्हें कहाँ पता है सर कि शादी को रोकने के लिए कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि आप खुद आ रहे हैं, राजवीर कश्यप। ध्रुव जो एक तिरछी स्माइल पास करके कहते हैं जीने दो ख्वाबों में उन्हें, जब मैं उनके सामने आऊँगा तो सारा ख्वाब टूटेगा उनका। खुद अपनी मौत लेकर आया श्रीकांत ओबेरॉय मेरे सामने, बस कुछ घंटे की और बात है। जी लेने दो अपने ख्वाबों को। जिस वक्त मैं उसके सामने जाऊँगा उसके ख्वाब के साथ साथ उसकी हिम्मत भी टूट जाएगी। आइए जानते हैं क्या है ध्रुव और श्रीकांत ओबेरॉय का पुराना कनेक्शन और आखिर राजवीर कश्यप कौन है। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में। और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।